सुने, उठे, मुझे पानी पीना है। वजन सी निस्वानी आवाज नींद के बाहरी पर्दों को चीरती अरहान शाह के कानों में पड़ी तो उसने नाक भारी से करवट बदली। उठे ना। अब की बार कंधा हिलाया गया तो वो सख्त बरहमी से आंखें मलता हुआ उठ बैठा। अपने बेड के साथ खड़ी ईजल का रोहान सा चेहरा देखकर उसके माथे पर बल गहरे हो गए। क्या मुसीबत है? उससे बेजार लहजे में पूछा। पानी पीना है, वो रोंदी हुई आवाज में बोली। तो किचन में जाकर पी लो। उसे चिंचला कर कहा। डर लगता है अकेले। वो मिनमनाई। अरहान शाह ने बेख्तियार तान किचकिचाए मगर दिल ही दिल में अपनी किस्मत को कोसा। कम्बल एक तरफ करते हुए बेड से उठा। चलो। उसे सख्त लहजे में कहता वो आगे बढ़ा तो ईजल भी सहम कर उसके पीछे हो रही। किचन की तरफ जाते दाएं तरफ गैलरी में अचानक एक साई पर उसकी नजर पड़ी जो दर हकीकत तार पर लटका कपड़ा था। मगर उसके खौफ से लरजते जहन ने उसे कुछ और ही समझा था। चुड़ैल। वो बुरी तरह चीखी और अगले लम्हे लपक कर अरहान शाह के मजबूत बाजुओं को दोनों हाथों से जकड़ लिया। अरहान शाह जो उसकी चीखने और अपना बाजू जगड़े जाने पर हड़बड़ा कर रह गया था। उसकी गैलरी की तरफ इशारा करने पर आंखें सुकेड़ कर देखा तो हकीकत समझ आते ही गुस्से से सांस खींची। ये कपड़ा है, चुड़ैल नहीं। मसला क्या है तुम्हारे साथ? जरा भी अकल नहीं है क्या? लागवारी से कहते उसकी तरफ चेहरा घुमाया तो थटक गया। उसकी तरफ देख रही थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे, होंठ कांप रहे थे और उसकी मजबूत गिरफ्त अभी तक उसके बाजू पर थी। एक लम्हे को अरहान शाह का दिल जोर से धड़का। वो बाजू छुड़ाने ही वाला था मगर हाथ खुद ब खुद सुस्त पड़ गए। उसे पहली बार गौर से इस लड़की को देखा। जिद्दी, शातिर, ड्रामेबाज नहीं बल्कि मासूम सहमी हुई कमसिन थी। चंद पल उसकी तरफ देखने के बाद उसने नरमी से अपना बाजू छुड़ाया और उसे लिए किचन में आ गया। गिलास में पानी डाला और उसकी तरफ बढ़ाया। एजल ने कांपते हाथों से गिलास थामा और घटाघट पी गई। और पानी चाहिए? न जाने कि उसे इस पर उस लड़की से हमदर्दी महसूस हुई थी। एजल ने नफी में सर हिलाया तो वो कमरे की तरफ चला गया। एजल भी उसके पीछे थी। वो बेड पर लेटा तो वो भी अपनी जगह यानी सोफे पर सुकर कर सिमट कर लेट गई। अरहान शाह, हैदर, माँ बाप की इकलौती औलाद था। गांव के सफेदपोश घर से ताल्लुक रखता था। बाप हैदर अली जो कि बहुत जमीन थी। वो इकलौते बेटे और खान शाह की ही थी। खानदान के बाकी लड़कों की निस्बत सिर्फ औरहान शाह को ही अपने पढ़ने का शौक था। मैट्रिक उसने गांव के ही सरकारी स्कूल से किया था जिसमें उसने बोर्ड से फर्स्ट पोजीशन ली थी। स्कूल के बाद कॉलेज के लिए भी करीबी छोटे से शहर में दाखिला लिया मगर यूनी के लिए उसे बड़े शहर आना पड़ा था। फिर यूनी से डिग्री लेने के बाद काबिलियत की बना पर खुशकिस्मती से एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब मिल गई और फिर कुछ अरसे बाद कंपनी की तरफ से छोटा सा घर और गाड़ी की सहूलत भी दे दी गई। अब जब सब कुछ मिल चुका था तो उसकी ख्वाहिश थी कि अम्मू अब्बू शहर आकर उसके साथ रहे मगर वो दोनों अपने गांव और गांव वाले घर से मोहब्बत करते थे। इसलिए उसके बार बार इसरार के बावजूद शहर आने के लिए राजी नहीं हुए। अलबत्ता वो हर माह 2 माह बाद एक हफ्ते की छुट्टी के लिए उनसे मिलने जाता था। इस बार गर्मियों की 10 दिन की छुट्टियां हुई तो मामूल की तरह वो गांव आया। उसकी वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस बार किस्मत बदल जाएगी। अब उन्हें अचानक इमोशनल ब्लैकमेल कर दे अपनी यतीम मस्कीन बांजी ईजल का निकाह उससे कर दिया जो 19 साल की बच्ची थी और उनके घर में रहती थी क्योंकि वो अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा था। लिहाजा इनकार करके उन्हें नाराज नहीं कर सकता था। इसलिए दिल में पत्थर रख के उनकी बात मान ली। कल ऑफिस जाना था इसलिए वो आज दोपहर को गाँव से वापसी के लिए तैयार हो गया। मगर उस वक्त दिमाग वक्त से उड़ा जब अब्बू ने ऑर्डर दे दिया कि एजल को अपने अपने साथ शहर ले जाओ। अम्मी के सामने तो खूब एतराज किया, बरहमी दिखाई मगर अब्बू के आगे इनकार करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो गुस्से के बहुत तेज थे और गुस्से में कभी भी इस बात का ख्याल नहीं करते थे कि उनका इकलौता बेटा है। सो खामोशी से मगर बेहद खराब मूड के साथ वो एजल को अपने साथ ले आया। सारे रास्ते गाड़ी में वो बड़े इश्तियाक से विंडो से बाहर के मनाजर देखती आई थी जबकि वो इसे लाते लब पीछे ऊँटों के साथ ड्राइविंग करता आया था। घर में दाखिल होने के बाद वो बड़े इश्तियाक से घर को देख रही थी। वो उसे इग्नोर करता कमरे में चला आया। गुस्से से बैग बेड पर फेंकते उसने शर्ट उतारकर सोफे पर उछाल दी। पैंट की बेल्ट उतारते ही वाला था कि जब उसकी मौजूदगी का एहसास होने पर पलटा और माथे पर ढेरों बल पड़ गए। क्या मस्त है? तमीज नहीं है क्या? कमरे में ऐसे बगैर इजाजत के आते हैं क्या? बाहर बैठो, यहाँ क्यों आई हो? वो बड़े
तरीके से बोला तो वो फौरन पलट कर लाउंज में चले गए। वो गहरा सांस लेते तने हुए आसाब को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। फिर कुछ देर के बाद वो चेंज करके बाहर आया तो दम बहुत रह गया। वो जोरों शोर से रोने में मसरूफ थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो हैरानगी और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में मुब्तला पूछने लगा, मगर एजल ने कोई जवाब नहीं दिया और नूस रोने में मगन रही। तो अरहान शाह को यकीनन कुछ देर पहले वाला अपना डांटना याद आया तो उसके रोने की वजह समझ आ गई। अच्छा खामोश हो जाओ, दोबारा नहीं डांटूंगा। वो उसका रोना बंद करवाने के लिए खुद पर जब्त करते नॉर्मल अंदाज में बोला, मगर वो फिर भी खामोश ना हुई तो उसे डांट कर चुप करवाना पड़ा। वो एकदम सहम सी गई। अरहान शाह ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया। देखो, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, सो अच्छे बच्चों की तरह आराम से रहो, मुझे तंग मत करो। वो उसे यूं बोला जैसे वो उसकी बीवी नहीं बाकी कोई छोटी सी बच्ची हो। मुझे भूख लगी है। उसके लहजे से गुस्से का असर गायब होता देख वो हिम्मत करके बोली। तो अरहान शाह जेब से मोबाइल निकालता खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर गया। कुछ देर के बाद जब खाना आया तो उसने प्लेटों में निकाल कर उसके सामने टेबल पर लगा दिया और खुद कमरे में चला गया, क्योंकि जब से अब्बू ने जबरदस्ती उसका 19 साल की बच्ची से निकाह करवाया था तब से वो बहुत टेंस था। भूख प्यास खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने लिए पार्टनर के तौर पर शहर की एक पढ़ी लिखी निचौड़ लड़की का सोचा हुआ था। इस सब के बारे में वो अफसोस भरे अंदाज में सोच रहा था जब वो कमरे में दाखिल हुई और हंझा ने बड़े गुस्से से उसे देखा। अब क्या मसला है? वो सोना है। कहाँ सोऊं मैं? उसे मासूमियत से पूछा। मेरे सर पर। वो भड़क कर बोला, जी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। साथ वाले कमरे में जाकर सो जाओ। अब की बार जरा करख्त लहजे में जवाब दिया। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं सोऊंगी, मुझे डर लगता है। वो जल्दी से कहती आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गई और हान शाह ने खार बड़े अंदाज में उसे देखा, मगर उसकी कम उम्री का ख्याल करते कुछ नहीं कहा और बेड से दूसरा कंबल जो जरा हल्का सा था उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। वो कंबल खुद पर फैलाती फौरन लेट गई। वो खुद भी लेट गया। फिर न जाने कितनी देर बाद उसे नींद आई और फिर न जाने रात का कौन सा पैर था जब उसने जगाकर उसे पानी का कहा। पहले तो वो सख्त तपा था, मगर फिर उसका सहमा हुआ चेहरा देख ना चाहते हुए भी नरम पड़ गया। फिर जब वो सुबह उठा तो वो सोफे पर सुकड़ी सिमटी सो रही थी। उसे जगाए बगैर वो किचन में आ गया अपने और उसके लिए नाश्ता बनाया। टेबल पर लगाने के बाद जाकर उसे उठाया तो थोड़ी देर बाद वो मुंह धोकर नाश्ते की टेबल पर आ गई, जबकि वो खुद ऑफिस के लिए तैयार होने कमरे में चला गया। जब चल 15 मिनट बाद तैयार होकर आया तो वैसे ही सामने रखे नाश्ते पर नजरें जमाए बैठी थी। नाश्ता क्यों शुरू नहीं किया तुमने? कुर्सी पर बैठते हुए पूछने लगा। मुझे ही नहीं खाना, उसे ब्रेड की तरफ इशारा करते हुए बना कर कहा। तो फिर? और हन शाह ने बूझ कहा कर उसे देखा। पराठा खाना है, मासूमियत से बोली और खान शाह की पेशानी पर बल पड़ गए। जो पड़ा है चुपचाप यही खा लो। ना तो मुझे पराठा बनाना आता है और ना मेरे पास इतना फजूल टाइम है कि बाहर से लाता फिर। वो इसे झिड़क कर अपना नाश्ता करने लगा तो वो भी मुंह लटका कर अंडा उठाकर दांतों से गुजारने लगी। नाश्ते के बाद मुझे ऑफिस पे जाना है, तुम अकेली रह लोगी ना? चाय का सिप लेते और हन शाह ने सवाल किया। क्या अकेली? ईजल का अंडा मुंह की तरफ ले जाता हाथ रुक गया था। वो घबराहट के से अंदाज में आंखें फैलाए उसे देख रही थी। हाँ अकेली। और क्या बाड़ी को छोड़कर जाओ तुम्हारे पास? उसे तंजिया लहजे में कहा। मैं अकेली नहीं रहूंगी, मुझे डर लगता है। अम्मी भी कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। ईजल ने फौरन इनकार कर दिया और हन शाह ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं यहाँ तुम्हारे लिए घर पर बैठा रहूं, ऑफिस ना जाऊं? वो माथे पर बल डालकर बोला। मुझे नहीं पता, मगर मैं अकेली यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे वापस अम्मी अबू के पास छोड़ा है। ईजल ने फौरन रोना शुरू कर दिया। बंद करो ये अलार्म, इस वक्त क्यों नहीं बजा है? अम्मी अब्बू के सामने जब वो मेरे साथ तुम्हें यहाँ भेज रहे थे, क्या तब नहीं पता था तुम्हें? मैं ऑफिस जाऊंगा तो तुम अकेली घर पर रहोगे ना? और हंशा को उसके रोने पर सख्त गुस्सा आ गया था। ईजल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रोना और तेज कर दिया। उफ खुदा, क्या मुसीबत पड़ गई है मेरे गले। उसने तिलमिला कर कहते हाथ में पड़ा चाय का कप जोर से टेबल पर पटका तो ईजल का नाजुक सा दिल कांप गया। खामोश। वो डांटा तो ईजल डर कर चुप हो गई। देखो, ऑफिस तो मुझे जाना है और तुम्हें अकेले रहने की आदत डालनी होगी। अब की उसने जरा समझाने वाले अंदाज में कहा। नहीं और हाँ लाला, मैं अकेली नहीं रहूंगी।
उसने हिचकी लेकर कहा, जहाँ उसके लाला कहने पर वो सटपटाया, वहाँ उसके इनकार की रट उसे अंगारों पर बिठा गई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? सुबह की नन्ही काकी हो, जरा सी देर के लिए नहीं रह सकती तो आई क्यों है मेरे साथ? क्यों नहीं कहा अपने अम्मी अब्बू को कि तुम अकेली नहीं रहोगी? तो गुस्से से ऊंची आवाज में बोला तो वो फिर से रोने लगी और रोते रोते बोली, उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ रहूंगी। उसकी शानदार जवाब पर रहान शाह ने बेख्तियार दान किचकिचाए, हाँ, तो क्या मैं 24 घंटे तुम्हारे घुटने से लगकर बैठा रहूंगा? ऑफिस नहीं जाना होगा क्या मुझे? वो गुस्से में बगैर सोचे समझे बोल गया था। जब ख्याल आया तो लफ्ज घुटने पर खुद ही सटपटा सा गया। मगर वो कौन सा मैच्योर थी जो ऐसे अल्फाज का मतलब समझ पाती। उसे तो इसीलिए रोना आ रहा था कि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने की बात कर रहा था। मुझे नहीं पता, आपने जहाँ भी जाना है मुझे साथ लेकर जाए। वो भीगी आवाज में बच्चों की तरह हाथ से एक आग को मलती हुई बोली, क्या पागल हो गई हो? मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस कैसे लेकर जा सकता हूँ? और हैरानगी से उसे घूरते हुए बोला जो किसी नन्ही बच्ची की तरह आंसू बहाते उसे सख्त जहर लग रही थी। वो अचानक कुर्सी से उठी दरवाजे की तरफ जाने लगी। कहाँ जा रही हो? और हमशा ने तेजी से उठकर उसका बाजू दबोचा। गाँव, अम्मी अब्बू के पास। जवाब देकर वो रोते हुए अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पागल हो गई हो क्या? उसे दांत पीसे उसका बाजू छोड़कर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। कहाँ फंस गया हूं मैं? ओके जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, कुछ करता हूं मैं। चल पल सर पकड़े रहने के बाद वो हार मानते हुए बोला। तो इजल रोते हुए यकीनन खामोश हो गई। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, मुंह धोकर और कपड़े चेंज करके आओ। मोबाइल उठाकर उस सर लहजे में बोला तो वो सर हिलाती जल्दी से कमरे में भाग गई, जबकि वो वहीं टहलते गुस्से से बुड़बुड़ाने लगा था। 5 तो क्या, जब 10 मिनट से भी ऊपर टाइम होने लगा तो उसने बुरी तरह झिलझिला कर आवाज दी। और फिर जैसे ही वो तैयार होकर बाहर आई तो रहान शाह का मुंह खुले का खुला रह गया। मोतियों से जुड़ी हुई सुर्ख रंग की रेशमी टखनों तक आधी कमीज, गोटा किलारी वाला दुपट्टा, बालों से लटकता बरांदा जिसके मुख्तलिफ रंगों के मोती धागों से पड़े हुए थे। लबों पर तेज सुर्ख लिपस्टिक लगाए वो देहाती तर्ज की दुल्हन बनी थी। अरहान शाह चंद में तो हैरत से उसे देखता रहा, फिर यकीनन चेहरे पर गुस्से वाले तासुरात नुमाया हुए। ये पेंडू दुल्हन बनकर क्यों आई हो? तुम्हें किसी शादी में नहीं लेकर जा रहा हूं मैं। वो शदीद गुस्से से बोला, आपने ही तो कहा था कि तैयार होकर आओ। इजल की आंखें में फिर से बरसने के लिए तैयार हो गई थी। अरहान ने आग उगलती नजरों से उसे मुसीबत को देखा। खबरदार, जो रोना शुरू किया तो उसे उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी तो आंसू चिपक चिपक कर अंदर धकेलने की कोशिश करने लगी। और तैयार होने का कहा था, दुल्हन बनने का नहीं। कोई सिंपल सूट नहीं था तुम्हारे पहनने के लिए? उसका बस नहीं चल रहा था कि उस छोटी सी मुसीबत का गला दबा दे। वो गरजता हुआ उसके नजदीक चला आया। सारे ऐसे ही मोतियों वाले हैं। वो डरते डरते बोली तो एक सख्त नजर उस पर डालता कमरे में चला गया। एजल का बैग कमरे के कोने में ही पड़ा था। उसे झुककर उठाया और जिप खोलकर बेड पर उलट दिया। अंदर से 8-9 सूट निकल कर बेड पर बिखर गए और वो दांत पर दांत चबाकर उन सूट्स को उठाकर देख रहा था जो एक से एक बढ़कर तेज रंग के काम वाले थे। इस तरह के कपड़े अमूमन देहात में शादीशुदा औरतें शादियों पर पहनती थी। बेवकूफ लड़की, इस तरह के कपड़े को क्यों लाई हो? शहर में कोई इस तरह के कपड़े चलते हैं क्या? वो इस पर चिल्लाया। मेरे तो नहीं, ये तो अम्मी ने बैग में डाले थे। वो डुबडुबाती आंखों के साथ कांपते लहजे में बोली, अम्मी तो सादा लोग है, उन्हें क्या पता इन चीजों का। लेकिन तुम्हारी अकल नहीं है क्या? और हन शाह ने आंखें निकाल कर उसे घूरा तो पहली बार शर्मिंदा होती सर झुका गई। जल्दी से वही कपड़े पहन कर आओ जो पहले पहन रखे थे। अपना गुस्सा जब्त करते उसे हुक्म देकर वो कमरे से बाहर निकल गया। इजल जल्दी जल्दी वही सूट पहनने लगी जो थोड़ी देर पहले उतारा था। उस कोट का रंग भी थोड़ा लाइट था और काम भी हल्का। कुछ देर के बाद वो उसकी गाड़ी में बैठी उसके साथ ही जा रही और वो बेहद खराब मूड के साथ ड्राइविंग कर रहा था। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रोक दी और इसीलिए बिल्डिंग की तरफ बढ़ा तो हैरत से पूछने लगी, क्या ये है आपका ऑफिस इतना बड़ा? उसने आंखें फैलाकर इस चाक से पूछा। मगर रेहान शाह, जिसका मूड पहले से ही इतना खराब था, वो भला क्यों जवाब देने की जहमत करता। सीढ़ियां चढ़कर एक फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच कर उसने बेल बजाई तो दरवाजा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। दरवाजा खोलने वाली औरत को अरहान शाह ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरे, अरहान भाई, आज आप ऑफिस नहीं गए क्या?
खुशी इखलाक़ी से जवाब देते उस औरत ने सवाल किया, "जा ही रहा हूँ भाभी। एक्चुअली ये मेरी कज़न गाँव से आई है। इसे अकेले घर रहने की आदत है, सो आपके पास इसे मैं छोड़ने आया हूँ। वापसी पर ले जाऊँगा।" उसने पीछे खड़ी एज़ल को आगे आने का इशारा करते हुए कहा और उसका तारुफ करवाया। "अरे! क्यों नहीं?" खुशी से कहते वो औरत एज़ल की तरफ देखकर मुस्कुराई। "तुम फ़ाइज़ा भाभी के साथ रहना और ले-तन भी मत करना। ऑफ़िस से वापसी पर मैं तुम्हें ले जाऊँगा।" नज़र को कदरे नरम रखते उसने एज़ल से कहा तो उसके चेहरे पर इनकार और रोने वाले तासुरात नुमाए हुए। यही मैं वो इनकार करने ही लगी थी जब बुरहान ने तनबीह करती निगाहों से उसे देखते उसकी बात पड़ी। "मुझे तंग मत करो इज़ल, फ़ाइज़ा भाभी तुम्हारा अच्छे से ख़्याल रखेंगी।" ये बात बड़े तहम्मुल से उसने कही थी वरना दिल तो कर रहा था कि एक रख के थप्पड़ लगाए। कल से अब तक मुसलसल उसके ज़ब्त का इम्तिहान दे रही थी। "हाँ, हाँ, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूँगी।" उस औरत ने नरमी से मुस्कुराकर कह दिया। इज़ल का हाथ थामा तो रहान शाह जल्दी से खुदाफिज कहते सीढ़ियाँ उतर गया कि कहीं फिर से गली न पड़ जाए। फिर इज़ल को जब अपने दोस्त सलेमान के घर ड्रॉप करके वो ऑफिस पहुंचा तो अच्छा खासा लेट हो चुका था। अरबी साहब की तरफ से खासा कुछ सुनने को मिल गया था जिसकी वजह से मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया। सारा दिन उसे रह कर इज़ल पर गुस्सा आता रहा, पहले से ज़्यादा खुद पर कि क्यों अम्मी अबू की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आकर उसने इस मुसीबत के लिए हाँ कर दी। ऑफिस से वापसी पर वो सलेमान के साथ उसके घर गया। सुबह की निस्बत अब वो वहाँ खुशपाश बैठी थी। फ़ाइज़ा भाभी ने इसे बहला लिया था और उसे लेकर फ़ौरन निकलना चाहता था मगर सुलेमान और फ़ाइज़ा ने इसरार पर से खाने के लिए रुकना पड़ा। और हाँ नाना, कल सुबह भी ऑफिस जाते मुझे फ़ाइज़ा भाभी के पास छोड़ जाइएगा। इन्होंने कहा कि मैं रोज़ आ जाया करूँ। वापसी पर वो गाड़ी में चहकते हुए कह रही थी, रोज़ रोज़ किसी के घर जाने से ना इज्जत कम होती है। बेहतर है तुम अकेले रहने की आदत डालो वरना मैं फिर तुम्हें गाँव छोड़ आऊँगा। वो संजीदगी से कहते हुए बोला, नहीं मुझे गाँव नहीं जाना। उसे फ़ौरन नफ़ीम ने सर लाया। ड्राइविंग करते अरहान ने हैरत से उसे देखा। सुबह तो तुम जाने को कह रही थी, अब क्या हुआ? उसे तंज़िया अंदाज में पूछा। वो फ़ाइज़ा भाभी ने कहा कि वो कुछ दिन घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे और फिर मुझे अपने साथ भी लेकर जाएंगे। खुशी से खनकते लहजे में बताया तो अरहान शाह ने उसे एक नज़र देख कर रह गया। घर जाने के बजाय उसे शॉपिंग मॉल लाया था। 5-6 ब्रांडेड लाइट रंग में खूबसूरत से ड्रेसेस दिलवाने और साथ ही उसकी पसंद की दूसरी चीज़ें भी। ये शॉपिंग वो खुशी से नहीं बल्कि मारे बांधे ही कर रही थी। लेट नाइट जब वो घर पहुंचे तो कमरे में आते ही सो गया जबकि हेजल लाहौज में बैठकर इश्तियाक से अपनी शॉपिंग देख रही थी। सुबह मामूल के मुताबिक उठा, एक नज़र सोफे पर सोती हेजल पर डालकर वॉशरूम में चला गया। फिर नमाज पढ़कर नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गया। टोस्ट सेकते हुए हेजल के लिए अचानक पराठे का ख्याल आया तो ना चाहते हुए वो वॉलेट उठाकर फ्लैट से बाहर निकल आया। 2 कदम पर होटल था, वहां पर एक पराठा लेकर वो वापस आया तो लाउंज में खड़ी वो रो रही थी। उसे देखकर वो यूं लपकी जैसे बच्चा माँ को देखकर लपकता है। क्या हुआ? अब सुबह सुबह किस लिए रोना धोना मचाया हुआ है? उसे फिर से रोता देख और रहान शाह का मूड भी फिर से खराब हुआ। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? उसके करीब आकर भराई हुई आवाज में बोली, पराठा लेने गया था तुम्हारे लिए। और रहान शाह ने हाथ में पकड़ा पराठे वाला शापर उसकी आंखों के सामने लहराया तो इजल के चेहरे पर रौनक आ गई। अच्छा, आप मेरे लिए पराठे लेने गए थे? मैं समझी मुझे अकेले छोड़कर ऑफिस चले गए। वो बोलती उसके पीछे किचन में आई और हर शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। पराठे वाला शापर स्लिप पर रखकर कपों में चाय डगाने लगा। ये मेहमान बनकर खड़े होने की बजाय ना पराठा निकालो अपने लिए प्लेट में। उसे आराम से खड़ा देकर उसने झिड़का तो वो जल्दी से आगे बढ़कर शॉपर से पराठा निकालने लगी। नाश्ते के बाद उसे कल की तरह फ़ाइज़ा भाभी के पास छोड़ गया मगर वापसी पर साफ कहा कि अब वो घर में अकेले रहने की आदत डाले। मुझे बड़े वाले टीवी ला के दे जो कि फ़ाइज़ा भाभी के घर में है, फिर मैं अकेली रह लूंगी। उसने अपनी शर्त बताई तो अरहान ने उसे घूर कर देखा। लंच ब्रेक में दोस्त के साथ जाकर करीबी मार्केट से उसने टीवी खरीदा और घर वापस आने पर जब इजल ने टीवी देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी। और हानिश शाह ने इस वक्त मैकेनिक को बुलाकर टीवी सेट करवा दिया। रात न जाने कब तक वो लाउंज में बैठी टीवी देखती रही थी और अरहान सो गया था।
सुबह नाश्ते के वक्त पराठा ना देखकर उसने पूछा तो अरहान शाह भड़क गया। मैं तुम्हारा ना मुलाजिम नहीं हूँ जो पराठे लाता रहूं। अल्लाह ने हाथ पाँव दिए है ना, खुद बना लिया करो। बल्कि हाँ, मुझे तुमसे यही बात कहनी थी कि आइंदा से मैं ना तो नाश्ता बनाऊंगा और ना ही बाहर से खाना ऑर्डर करूंगा। तुम यहाँ पर मेहमान नहीं हो। नाश्ता खाना तुम खुद बनाओगी, ओके? उसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा तो एजल आंखें फैलाकर रोहानसी होकर से देखने लगी। मुझे नहीं आते ये काम। अम्मी ने कभी नहीं करवाए मुझसे। अब तो अकेली रह लोगी ना? नाश्ते के बाद उसने जाते जाते रुक कर पूछा तो एजल ने जोरों शोर से इस बात में सर हिलाया। मगर शाम को जब वो वापस आया तो बेड के नीचे से रोते हुए मिली। पूछने पर रोते हुए बोली, मैंने गलती से भूतों वाला ड्रामा देख लिया था, इससे डर के। और हन शाह अपना सर पकड़ के रह गया। खबरदार, जो तुमने दोबारा कोई ऐसा ड्रामा देखा तो। उसे सख्त लहजे में वार्निंग दी और वॉशरूम चला गया। कुछ खाने के लिए बनाया तुमने? चेंज करके बाहर निकला तो उसे लाउंज में टीवी के आगे पुरस्मान देकर पूछा, कैसे बना दी? मुझे गैस वाला चूल्हा जलाने ही नहीं आता। वो मासूमियत से बोली तो रहान शाह उसे घूर कर रह गया कि सुबह क्यों नहीं बताई ये बात? आह, तुम्हें चूल्हा जलाना सिखाता। उसे लेकर किचन में चलाया। तुमने खुद खाना खाया था ना हर दोपहर में? अचानक ख्याल आने पर उसने पूछा, चिप्स खाते खाए थे जो आपने मार्केट से ला कर दिए थे। वो मुस्कुराकर बोली तो अरहान शाह को बेख्तियार अफसोस हुआ कि कम से कम किचन में फल वगैरह तो लेकर रखना चाहिए था। साथ ही उसे राशन का भी ख्याल है तो कैबिनेट्स चेक करने लगा। राशन तकरीबन खत्म होने वाला था। वो कुछ सोचते हुए उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें टीवी देखो, मैं किचन का सामान लेने जा रहा हूँ। खाना भी ले आऊंगा। मैं भी साथ चलूंगी। बाहर जाने की बात पर ईजल की आंखें फौरन चमकी। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें संभालूंगा या सामान को? अरहान शाह ने साफ इनकार किया तो उसका मुंह लटक गया। आंखें डुबडुबा की मगर अरहान शाह की आंखें दिखाने पर वो साथ जाने की जिद न कर सकी। उसके जाने के बाद वो एक बार फिर से उसे डर लगने लगा। वो रोते हुए कमरे में आके बेड पर उसके कंबल में यूं दुबक कर रोते, न जाने कब उसकी आंख लगे। दूसरी तरफ फरहान शाह को जल्दी आने की कोशिश करते हुए भी 2 घंटे लग गए। सामान से लदा फदा जब वो फ्लैट आया तो लाउंज में रखा टीवी बंद था। इसका मतलब था कि वो कमरे में थी। सारा सामान किचन में रखने और प्लेटों में खाना निकालने के बाद उसे बुलाने कमरे में गया तो वो गठरी बनी कंबल में दुबकी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाकर कंबल हटाया तो ठटक गया। वो गहरी नींद में थी मगर सुर्ख शिफाफ गालों पर खुश्क आंसुओं के निशान वाज़िया तौर पर नजर आ रहे थे। वो यकीनन रोते रोते सो गई थी। वो जानबूझकर उसे साथ नहीं लेकर गया था ताकि वो अकेले रहने की आदी हो जाए। मगर उसके खुश्क आंसू देखकर अब उसे ताज्जुब सा हो रहा था। वो चूंकि गहरी नींद में थी, उसे जगाने का इरादा तक करते उसने गाना खाना छूकर तो रख दिया और खुद भी सोने का इरादा किया। वो चूंकि बेड पर सो रही थी लिहाजा वो सोफे पर लेट गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब हल्की हल्की सिसकियों की आवाज से उसकी आंख खुल गई। क्या हुआ? उसके लहजे में खुद ब खुद नरमी दर आई। कुछ नहीं, जल्दी से कहकर उसने मुंह पर कंबल तान लिया। और हानशा की नींद हवा हो चुकी थी। यकीनन कोई मसला जरूर था। उठकर बेड पर आया और उसके चेहरे पर से कंबल हटाया। क्या हुआ है सर? क्यों रो रही हो? उसकी नरमी से पूछने पर वो भीगी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। भूख लगी है, वो होंठ लटका कर बोली तो और हानशा के होठों पर भी इख्तियार मुस्कुराहट आई। आओ खाना खाते हैं, तुम्हारी वजह से मैं भी भूखा सोया था। वो इसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला तो वो झट से मुस्कुरा दी। दूसरे दिन छुट्टी थी। वो देर तक सोता रहा। इजल नाश्ते हुए इंतजार में बार बार कमरे के चक्कर लगाती रही कि कब वो उठेगा। 10 बजे जब वो सोकर उठा तो सोफे पर बैठे बैठे ही सो रही थी। और हानशाने से कंधे से हिलाया तो वो हड़बड़ा कर उठी। ऐसे क्यों सो रही हो? नींद आ रही थी तो सीधी होकर सोती ना। वो इसे डपटते हुए बोला, नींद नहीं आ रही थी, मैं तो आपके उठने का इंतजार कर रही थी। वो जल्दी से बोली, वो किस खुशी में? और हानशा ने अवरोज का है, भूख लगी है, नाश्ता बना दे। वो जवाई लेते हुए बोली, मैंने तुम्हारा नाश्ता बनाने का ना ठेका नहीं ले रखा, या मैं तुम्हारी खानसामा हूँ क्या? और हानशा ने बेखतर से घूरा, मुझे गैस वाला चूल्हा जलाना नहीं आता वरना मैं खुद बना लेती। वो नाराज लहजे में बोली, चलो जाओ तुम किचन में, मैं आ रहा हूँ। आज मैं तुम्हें चूल्हा जलाना भी सिखाता हूँ और कुकिंग भी। फिर पूरा दिन लगा कर उसने इजल को कुकिंग की क्लास दी। लंच खुद ही बनाया जिसमें वो थोड़ी बहुत हेल्प करती रही। खाना बनाने के बाद
وہ لیپ ٹاپ لے کر کمرے میں بیٹھ گیا چونکہ ایزل لاؤنج میں تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چائے بنانے کے ارادے سے اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ صوفے پہ بیٹھی انگلش ناول ہاتھ میں لی ہوئی تھی۔ تمہیں انگلش آتی ہے جو انگلش کی بک لیے بیٹھی ہو؟ وہ مذاق اٹھانے والے انداز سے بولا۔ جی اور ہاں لالا، آتی ہے انگلش ورنہ، وہ کانفیڈنٹ سے بولی۔ پہلی بات یوں دیکھ گے کہ دوبارہ مجھے لالا مت کہنا۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے پلٹا اور اسے کتاب لے کر ایک حرف پر انگلی رکھی۔ انگلش آتی ہے تو بتاؤ ذرا یہ کون سا ورڈ ہے؟ ایزل نے فٹ سے بتا دیا تو حیران رہ گئے۔ 1 منٹ سے صفحے کی ریڈنگ کر سکتی ہو کیا؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تو ایزل نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور ریڈنگ کرنے لگی۔ اگرچہ اس کے پڑھنے کی رفتار سلو تھی، تھوڑا اٹک بھی رہی تھی، لیکن اتنے بڑے لیول کی انگلش کی بک کی ریڈنگ کرنا یہ بھی کمال کی بات تھی۔ اس سے ارحان شاہ کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بے شک وہ رونے دھونے کی ماہر اور ڈرپوک تھی، مگر پڑھائی میں ذہین تھی۔ پھر ارحان شاہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گاؤں کے اسکول سے اس نے 10ویں تک پڑھا ہے۔ ارحان شاہ کو اپنی بے خبری پر حیرت ہوئی۔ وہ پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ دوسرے دن ارحان شاہ نے اسے 11ویں جماعت کی کتابیں لا دی تو بے حد خوش ہو گئی۔ اب ٹی وی کی بجائے اس کی توجہ کتابوں کی طرف تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ ارحان شاہ کے کہنے پر کتابیں لیے اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ ارحان نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ ہر چیز کو بہت دلچسپی اور توجہ سے سن رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دہرا بھی رہی تھی۔ 1 گھنٹہ اسے پڑھانے کے بعد اس نے اس کے ذمے سبق لگایا اور خود اپنے لیے چائے بنانے کچن میں چلایا۔ 10 منٹ بعد جب وہ چائے کا کپ لیے کمرے میں آیا تو ٹھٹک گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ سوٹ کا ہم رنگ گلابی دوپٹہ کندھوں سے ہٹ کر گود میں گرا ہوا تھا۔ گلابی لفیس کام والی شرٹ اگرچہ اس کے وجود پر زیادہ فٹ نہیں تھی، مگر گہرے گلے سے اجاگر ہوتے وجود کی رعنائیاں بتا رہی تھی کہ وہ اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں تھی جتنی اسے سمجھتا تھا۔ اسے فوراً نظریں چراتے آہستگی سے اسے پکارا، مگر وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ تبھی چاروں نچاروں سے خود ہی سیدھا کر لٹانا پڑا، مگر اس کی نرم گرم وجود کا احساس اس کے اندر پوری شدت سے جاگا۔ اسے لٹا کر کمبل اڑانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے نکل آیا اور اپنا ذہن دوسری طرف مشغول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ اسے پڑھاتا تھا۔ پہلے کی طرح وہ ڈرتی نہیں تھی اور ارحان شاہ کی غیر موجودگی میں آرام سے رہ لیتی تھی۔ گھر کے کام کاج بھی کرنے لگی تھی۔ صبح کا ناشتہ بھی اس نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اس نے اتنی جلدی سلیبس کور کیا کہ ارحان شاہ نے فیصلہ کیا کہ 11ویں اور 12ویں کا اکٹھا ایڈمیشن بھیجے گا اس کا۔ اس نے پڑھائی بھی اتنی دلچسپی سے کی کہ راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھتی تھی۔ ایک قریبی اکیڈمی بھی ارحان نے اسے جوائن کر دی تھی اور خود بھی تیاری کروا رہا تھا۔ ایڈمیشن بھیجنے کے 3 ماہ بعد ڈیٹ شیٹ آ گئی۔ پیپر دینے کے بعد اس نے ارحان شاہ سے وعدہ لیا کہ اسے کالج میں ایڈمیشن دلوائے گا۔ ارحان شاہ نے وعدہ کر لیا اور اسے گاؤں چھوڑا ہے کہ جب رزلٹ آئے گا تب لے آؤں گا، اپنے کالج میں ایڈمیشن دلوا دوں گا۔ وہ جو پہلے اسے مصیبت لگا کرتی تھی، بعد میں وہ کبھی کبھار اسے تنگ ہو جاتا تھا۔ اس کے گاؤں جانے کے بعد اسے ایک دم اپنا فلیٹ خالی خالی لگنے لگا۔ پھر جیسے ہی رزلٹ آیا وہ فوراً جا کر اسے لے آیا۔ اسے بہت اچھے نمبر لیے تھے۔ ارحان شاہ نے شہر کے اچھے کالج میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ جو پہلے شہر کی پڑھی لکھی لائف پارٹنر کی خواہش رکھتا تھا، ایزل کو پڑھا لکھا کر اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اسے سوچ رکھا تھا کہ جب تک مکمل وہ BS لیول تک پہنچ کر میچور نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ صبح وہ اسے کالج ڈراپ کرتا اور واپسی پر وہ خود ہی آ جاتی۔ اب اس کے کانفیڈنٹ بھی اس کو آ گیا تھا اور اس کا حلیہ بھی شہر کے لڑکیوں کے حلیے جیسا ہو گیا تھا۔ ارحان شاہ نے اس پہ آتی تبدیلیاں دیکھ کر اسے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ تنگ نظر نہیں تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی دی ہوئی آزادی ایزل کو غلط راستے پر ڈال دے گی۔ کالج میں پہلے سال تو اس نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی، مگر دوسرے سال اس کی دوستی لڑکیوں کی ایسے گروپ سے ہو گئی جو پڑھائی سے زیادہ دوسرے کاموں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اس گروپ کی ہر لڑکی نے بوائے فرینڈ بنا رکھا تھا اور بڑی بے تکلفی سے سب کچھ دوسری فرینڈز کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ ایزل پہلے تو صرف سنتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کا دل بھی کرنے لگا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کرے۔ حالانکہ اسے ارحان سے اپنے رشتے کا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا، مگر ارحان شاہ نے کبھی بھی
उस रिश्ते के हवाले से ना कोई बात की थी, ना उस रिश्ते के लिहाज से उसे ट्रीट किया। उसका अंदाज केयरटेकर और खैर ख्वाह वाला होता था। कॉलेज में उसने किसी को नहीं बताया कि उसका निकाह हो चुका है। कॉलेज में वो लड़कियों की बात सुनती और घर आकर उसका दिल करता कि अरहान शाह भी उसके साथ ऐसा ही रोमांटिक मोहब्बत भरी बातें करे। मगर वो बंदा तो जैसे कोई बहुत खुश मिजाज था। उन बातों के अलावा वो दूसरी सारी बातें कर लेता था। उसे अरहान शाह को अपनी तरफ से मुतवज्जा करने के लिए हल्के फुल्के हरबे भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कभी बन ठन कर मुतवज्जा होने की कोशिश करती, तो कभी जानबूझकर अपनी हुलिये से खुद को लापरवाह जाहिर करके। कई बार उसने अरहान शाह की गहरी नजरें खुद पर महसूस की, मगर अभी तक वो आगे नहीं बढ़ा था। उस रोज भी वो ऑफिस से आया तो लाउंज में बैठी इजल को देखकर उसकी निगाहें बे इख्तियार हो गई। व्हाइट रंग की कॉटन की शर्ट, जो कि नहाने की वजह से जिस्म से चिपकी, अनगहे राज अफशा कर रही थी। दुपट्टे से बेनियाज वो दोनों पाँव टेबल पर रखे सोफे की कुछ से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठी थी, जबकि सामने टीवी चल रहा था। और हान शाह की निगाहों के जाविये बहकने लगे थे। उसका दिल चाहा कि वो आगे बढ़कर से अपनी पनाहों में लेकर से अपने रिश्ते का इस्तेकाक जता ले। वो उसकी निगाह में थी, उस पर मुकम्मल हक रखता था, मगर दिमाग सरजनिश कर रहा था। अभी वो छोटी है, ऐसा करना उस पर जुल्म होगा। कुछ अरसा सब्र कर लो। वो नजरें चुराता कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद इजल ने आंखें खोली और कमरे के बंद दरवाजे को उगड़ा। अनरोमांटिक खड़ूस, वो गुस्से से बुड़बुड़ाई। उस रात उसने फैसला कर लिया कि वो अरहान शाह हैदर पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मशल की दोस्ती वाली ऑफर कबूल कर लेगी। मशल कई दिन से सर खा रही थी कि उसका कजन जिसने इजल को कॉलेज गेट पर देखा था उस पर मर मिटा है। वो दोस्ती करना चाहता है। इजल ने पहले तो मुसलसल इनकार कर दिया, मगर अब उसका इरादा बदल गया था। दूसरे दिन सुबह जाकर उसने मशल को हाँ कर दी। वो बहुत खुशी और चंद रोज बाद एक छोटा सा कीपैड मोबाइल से थमाया, जो कि उसके कजन असद ने इजल के लिए भिजवाया था। चंद दिनों में ही उसने मैसेज लिखना सीख लिया। मैसेज, पैकेज और मोबाइल को साइलेंट मोड पर असद ने पहले ही लगा दिया था। कॉलेज में अगरचे मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी थी, मगर लड़कियां फिर भी छुपा कर ले जाती थी। मगर इजल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जिस लड़की का भी पकड़ा जाता था उसके घर वालों को बुलाया जाता था। लिहाजा वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कॉलेज से वापस आकर और हान शाह से ऑफिस से आने तक वो असद से बात करती रहती। रात को क्योंकि वो और हान शाह के कमरे में सोती थी, इसलिए चैट करना मुमकिन नहीं था। हालांकि मोबाइल साइलेंट पर था, वो कंबल के अंदर आसानी से चैट कर सकती थी, मगर फिर भी उसे डर लगता था। असद के इसरार पर उसने अलग कमरे में सोने का फैसला किया, और हंशा ने कोई इतराज नहीं किया, बल्कि उसे सराहा कि अब वो बहादुर और मेचोर लड़की बनना चाहती है। जबकि एजल का दिल ये सोचकर कि अरहान शाह से मायूस हुआ कि शायद अम्मी अब्बू की वजह से मुझे अपने साथ रखने पर मजबूर है, वरना से मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। फिर जब उसकी और असद के दिन के साथ साथ रातों को भी चैट शुरू हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी हदूद पार करती गई। सारी सारी रात गुजर जाती। सुबह जब उठती तो थकन से बेहाल होती। नींद पूरी ना होने की वजह से सर दर्द कर रहा होता, तो ऐसे में कॉलेज जाने का दिल ही ना करता। कभी कभी तबीयत तो कभी लेक्चर ना होने का कहकर वो छुट्टी कर लेती। पढ़ाई में भी पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रही थी, मगर उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही थी सिवाय असद और रोमांटिक बातों के। उसने एजल को ऐसी दुनिया से रोशनास करवाया था जिसमें वो दिन रात खोई रहती। उसने असद को अपने और हानशा के रिश्ते के बारे में सच सच बता दिया था, और साथ ही उसकी बेरुचि और दिलचस्पी ना लेने का भी। वो बहुत हैरान हुआ। एक रात चैट करते उसने एजल से कहा, यार मुझे तो सख्त हैरत होती है तुम्हारे नाम नेहाद शोहर पर। कैसा इंसान है वो। फ्लैट में उसके साथ एक जवान खूबसूरत लड़की रहती है जिस पर वो हक भी रखता है, फिर भी वो इतने अरसे से उससे लाताल्लुक होकर कैसे रह सकता है भला। या तो वो नामर्द है, कसम से। अगर मैं वहां होता तो एक पल की मोहलत दे देता, फौरन ही तुम्हारे जिस्म पर सर से पैर तक अपनी मोहर लगा देता। वो बड़ी बेबाकी से बोला। इसन की कानों की लो तक सुर्ख पड़ गई। फिर असद की बातें उसे सही लगने लगी। वाकई वो इस तरह के जज्बात से आरी नामर्द ही हो सकता था। रोज रात चैट में असद और हानशा का जिक्र करके उसे नामर्द कहता, और साथ ही इतनी गहराई में जाकर बातें करता कि इजल उसके जहर में जग रही उसका साथ देने पर मजबूर हो जाती। असद का मुलाकात के लिए असरार पड़ने लगा।
अगरचे इज़ल खुद भी उसके मिलने की ख्वाहिश रखती थी, मगर डर के साथ ये ख्याल भी रोकता कि वो रेहान शाह के निकाह में है। उसने कई बार कोशिश की कि वो असद से राब्ता ख़त्म कर दे, वो उसके लिए नामहरम है, मगर उस शातिर लड़के ने एज़ल को ऐसे रोमांस के जाल में फंसाया कि वो खुद ही बात ना करने का फैसला करके अपने फैसले को बदलने पर मजबूर हो जाती। उस रात भी वो लेट नाइट असद से चैट करने के बाद सुबह उठने को दिल नहीं चाह रहा था उसका, इसलिए उसने कॉलेज से छुट्टी करने का फैसला करके बिस्तर में ही वो पड़ी रही। जब अरहान ने आकर उसे उठाया, क्या मसला है, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, तो कॉलेज से अब छुट्टियां करने लगी हो, कभी कोई बहाना तो कभी कोई बहाना करके, और पढ़ाई में तुम्हारी दिलचस्पी भी पहले की तरह नहीं रही है, क्या वजह है? उसके सर पर खड़ा कड़े तेवरों से पूछ रहा था। हिजल ने बमुश्किल अपनी आंखें खोल कर उसे देखा, जबकि उसकी थकन और नींद की कमी की वजह से सुर्खी माल आंखें देखकर चौंका। तुम्हें बुखार है क्या? तशवीश भरे लहजे में कहते उसने एजल की पेशानी को छुआ। माथा तो ठंडा है तुम्हारा, फिर आंखें क्यों सुर्ख हो रही है? उसने हैरानगी से पूछा। तो एजल ने अपने सर दर्द का बताया तो उसके सर दर्द की टैबलेट और नीम गर्म दूध का ग्लास ले आए। फिर दूध और टैबलेट देने के बाद कहा, रेस्ट करो, आज तुम घर पर, ऑफिस से वापसी पर बात करते हैं। फिर दोपहर को वो ऑफिस में था जब उसे कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल की कॉल वसूली, जिसमें उन्होंने एजल की अक्सर छुट्टी करने के बारे में शिकायत करते ये भी कहा कि वो काफी अरसे से पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिसकी वजह से क्लास टेस्ट भी उसके अच्छे नहीं हो रहे, और साथ ये भी बताया कि कॉलेज में उसका उठना बैठना सही किरदार की लड़कियों के साथ नहीं है। और हंशा को ये सुनकर शौक हुआ, सख्त गुस्से में भरा घर आया। वो इजल की अच्छी खासी क्लास लेने का इरादा रखता था। वो अपने कमरे में नहीं थी, वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो मुश्तिल साहब के साथ उसके इंतजार में इधर उधर टहलने लगा। अचानक उसकी नजर जमीन से चंद इंच ऊपर बैठ के बिल्कुल साथ दीवार पर लगे छोटे से स्विच बोर्ड पर लगे चार्जर पर पड़ी। तो चौंक गया। तेजी से आगे बढ़कर उसने झांका तो नीचे जमीन पर बैठ के नीचे रखा छोटा सा कीपैड मोबाइल उसकी नजर में आ गया। उसने हैरत और गुस्से से वो मोबाइल उठाया और उलट पुलट करके उसे देखने लगा और बॉक्स खोल लिया। जो ही वो चैट्स पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। हर एक मैसेज उसके दिल में खंजर की तरह उतर रहा था। वो लड़का असद जिस तरह इजल से बातें कर रहा था, जिस तरह उसे ललकार रहा था उसे छोड़ दे, जिस तरह रुहान शाह को नामर्द कह रहा था, ये सब पढ़कर उसका खून खोलने लगा। और सबसे बढ़कर जब उसने देखा कि इजल भी उनकी बातों में साथ दे रही है, तो उसका दिल टूट गया। जब 15 मिनट के बाद इजल नहाकर वॉशरूम से निकली, बालों में तौलिया लपेटे एक सादा सी घरेलू कमीज में, तो अरहान शाह को अपने कमरे में खड़ा देख पहले तो चौंकी, लेकिन जब उसके हाथ में अपना मोबाइल देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो दरवाजे के साथ टिक गई, फटी फटी निगाहों से, और अरहान शाह की आग बरसाती निगाहों में देख रही थी। तो इतने अरसे से ये सब चल रहा था? अरहान शाह ने दांत पीसते हुए कहा और कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। ईजल की सांसें रुक गई। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन अल्फाज गले में ही अटक गए, और हन में वो बहुत मुश्किल बोल पाई, तुम क्या? और हन ने उसके करीब आते हुए कहा, तुम क्या समझती हो, मैं अहमक हूँ, बेवकूफ़ हूँ? उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। तुम मेरी बीवी हो, ये भूल गई? मेरे निकाह में हो, ये याद नहीं रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईजल ने रोते हुए कहा, तो फिर कैसी बात है? और हंशा का हाथ उठा और जोर से दीवार पर मारा, जिससे ईजल ते, तेवर देख कर बैठ गई। ये क्या है? उसने मोबाइल उसकी तरफ फेंका। ये क्या है जो मैंने पढ़ा है? तुमने मुझे नामर्द कहा? मुझे? उसकी आवाज में इतनी तकलीफ थी कि एजल का दिल बैठ गया। तुम इतनी गिरी हुई गैरत से आ रही बेशरम लड़की निकलोगी, मुझे अंदाजा ही नहीं था। मैं तुम्हें कम उम्र समझकर तुम्हें वक्त देने के लिए, तुम्हें बड़ा होने देने के लिए इंतजार कर रहा था, और तुम अपने यार के साथ मिलकर मुझे नामर्द कहती रही। और हंशा प्लीज मेरी बात सुने। इजल जारों की तार रोते हुए बोली। उसके आंसू थमने का नाम ही ले रहे थे। क्या बात सुननी है? क्या तुम किसी गैर मर्द से बातें करती रही? कि तुमने अपने शौहर की बेइज्जती की? कि तुमने उस रिश्ते को जो अल्लाह ने मुकद्दस बनाया उसे खिलौना समझा? और हंशा की आंखें सुर्ख थी। चलो, आज मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी का सबूत देता हूँ। उसने आग बरसाते लहजे में कहते झुककर उसके बाजू से पकड़कर उसे खींचा और अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। नहीं, और हर प्लीज,
एज़ल के होश हवास उड़ गए। उसका दुपट्टा कहीं गिर चुका था। वो अरहान शाह के हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मजबूत गिरफ्त से बच नहीं पा रही थी। अपने कमरे में लाने के बाद अरहान शाह ने उसे बेड पर धकेल दिया और मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसे अपनी शर्ट उतारनी शुरू कर दी। एज़ल ये देखकर खौफ से थर थर कांपने लगी। जो रोमांस उसे मोबाइल की चैट्स में हसीन और आसान लगता था, जिन बातों में से मजा आता था, उसके अमली तजर्बे के ख्याल से ही उसकी जान निकलने लगी। बुरी तरह वहशत ज़दा होते उसने बेड से उठकर भागने की कोशिश की, मगर अरहान शाह ने फौरन ही उसे अपनी हिसाब में कैद कर लिया। उसके चेहरे और आंखों में आग निकलती महसूस हो रही थी, जिसमें उसे जलाकर खाक में मिला देने का इरादा रखता था। नहीं प्लीज, मुझे माफ कर दे। एजल उसकी गिरफ्त में कैद होकर बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। मैं मैं गलती से, मैंने वो जो मुकम्मल जुमले भी नहीं बना पा रही थी। गलती से? और शाह ने तंज से कहा। महीनों से चैटिंग चल रही थी, वो भी गलती से? उसके हर सवाल ने तुम्हें जवाब दिया, वो भी गलती से? मुझे नामर्द कहा, वो भी गलती से? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि एजल का दिल चूर चूर हो गया। वो जो गुस्से से पागल उड़ से सजा देने के लिए आगे बढ़ा था, अचानक रुक गया। एजल की मासूम सी शक्ल, उसके मोटे मोटे आंसू, उसकी लड़ती आवाज, ये सब उसके दिल में कहीं गहरी गहराई तक उतर गया। उसे छोड़कर पीछे हटा और अपना सर दोनों हाथों में थाम कर कमरे में चक्कर लगाने लगा। नहीं, नहीं, ये गलत है, वो बुड़बुड़ाया। एजल बेड पर सिमटी बैठी थी, वो बुरी तरह रो रही थी। कुछ देर के बाद और शाह रुक गया और कमरे से बाहर निकल गया। जोर से दरवाजा बंद किया और सीधा लाउंज में जाकर सोफे पर गिर पड़ा। उसका सर दोनों हाथों में था और वो खुद से लड़ रहा था। मैं क्या करने जा रहा था? उसे खुद से पूछा। वो एक बच्ची है, उसे दुनिया का कुछ पता नहीं, गलत सही की तमीज नहीं। कॉलेज में गलत दोस्तियां होंगी, गलत रास्ते चल पड़ी, लेकिन उसे सोचा, उससे मिली तो नहीं है, चैट्स में तो ऐसा कुछ नहीं था। वो लड़का बार बार मिलने का कह रहा था, लेकिन एजल ने इनकार किया। मतलब अभी सिर्फ मामला मोबाइल तक महदूद था। और हानशाह ने गहरी सांस ली। उसे अपने आप पर गुस्सा है। मैं कैसा मर्द हूँ, एक बच्ची को सजा देने जा रहा था जो मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैंने संभालना है, सीधे रास्ते पर लाना, उसे खौफ दिलाना था, डराना न था, मोहब्बत से समझाना था, ना कि। उसने अपना सर झटका। अल्लाह माफ कर दे, मैं क्या करने जा रहा था? कमरे में एजल अभी तक रो रही थी। उसने अपने आप को गठरी बनाकर बैठ के कोने में समेट लिया था। मैंने क्या कर दिया, वो सोच रही थी। मैंने रूहान को कितनी तकलीफ दी, उन्होंने मुझ पर इतना एतमाद किया, मुझे पढ़ाया, मुझे इतनी आज़ादी दी, और मैंने क्या किया? उनकी बेइज्जती की, उनके साथ बेवफाई की, किसी गैर से बातें की, और सबसे बढ़कर बड़ा गुनाह, उन्हें नामर्द कहा। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और हान ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। उन्होंने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी। जब मैं डर जाती थी तो मेरा साथ देते थे, जब मुझे भूख लगती थी तो खाना देते थे, मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया, मुझे हर खुशी दी। और मैंने उनके साथ ये सलूक किया। ईजल के आंसू और तेज हो गए। उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और शाह अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसे सोचा, बहुत से मर्द इससे बड़ी गलतियां कर देते हैं, औरतें उन्हें माफ कर देती है, तो क्या मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि एक बच्ची की गलती माफ कर सकूं? वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसे सजा नहीं, तरबियत देनी है, उसे समझाना है। उसे फैसला किया कि वो एजल से बात करेगा। उठकर उसने कमरे की तरफ कदम बढ़वाया, दरवाजा खोला। एजल अभी भी बैठ के कोने में सिमटी बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सुर्ख था, आंसू और आंखें सूजी हुई थी। और शाह को देखते ही वो और ज्यादा सहम गई। और शाह आहिस्ता आहिस्ता बेड के पास आकर किनारे पर बैठ गया। एजल उससे दूर हटने की कोशिश कर रही थी। एजल, उसने नर्म आवाज में पुकारा, लेकिन एजल ने जवाब नहीं दिया। एजल, मेरी तरफ देखो, उससे फिर कहा। आहिस्ता आहिस्ता एजल ने अपना चेहरा उठाया और डरते डरते उसकी तरफ देखा। सुनो। और शाह ने कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ मैंने नब्बी जो किया वो गलत था। मैंने तुम्हें डराया, तुम्हें खौफजदा किया, लेकिन। उसे गहरी सांस ली। तुम्हें अंदाजा है मुझे कैसा लगा जब मैंने वो चैट्स पढ़ी, जब मैंने पढ़ा कि तुमने मुझे नामर्द कहा? एक मर्द के लिए ये सबसे बड़ी बेइज्जती है, वो भी अपनी बीवी की जुबान से। मैं मैं माफी चाहती हूँ।
ईज़ल ने हिचकियाँ लेते हुए कहा, मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं जानती हूँ। और हानशाह ने हाथ उठाया तो ईज़ल डर कर सिमट गई। लेकिन और हानशाह ने सिर्फ उसके आंसू पोंछे। देखो ईज़ल, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें वक़्त इसलिए दिया था कि तुम बड़ी हो जाओ, समझदार हो जाओ। मैं नहीं चाहता था तुम पर कोई दबाव डालूँ। तुम अभी बच्ची थी, लेकिन शायद ये मेरी गलती थी। नहीं, गलती मेरी थी। ईज़ल ने फ़ौरन कहा, आपने आपने हमेशा मेरा ख़्याल रखा, मुझे सब कुछ दिया और मैंने। उसकी आवाज़ टूट गई और हानशाह ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। चुप, अब रोना नहीं है। रोना बंद करो। जो हुआ सो हुआ। लेकिन ईज़ल, याद रखना ये आखिरी मौका है। अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ईज़ल ने उसके सीने से लेटते हुए ज़ोर से सर हिलाया। मैं कसम खाती हूँ, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं उस लड़के से कभी बात नहीं करूँगी। मोबाइल भी नहीं चलाऊँगी, अगर आप मना करें तो। वो गिड़गिड़ा रही थी और हादशा को उसका तरस आया। नहीं, मोबाइल चला सकते हो, लेकिन सिर्फ़ मुझसे और अम्मी-अब्बू से बात करने के लिए। और हाँ, कॉलेज में वो गलत दोस्तियाँ ख़त्म, समझी? जी, जी, मैं समझ गई। ईज़ल ने कहा। दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे। फिर औरहान ने ईज़ल को अपने से थोड़ा दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़्यादा तवज्जो रखूंगा, तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। और मैं आपकी अच्छी बीवी बनने की कोशिश करूंगी। ईज़ल ने शर्माते हुए कहा, और आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। बहुत अच्छा। और हंसा ने मुस्कुराते उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अब चलो, मुंह धो लो और फिर खाना खाते हैं। उस दिन के बाद से एज़ल बिल्कुल बदल गई। उसने वो मोबाइल और हंसा को वापस कर दिया और कहा कि उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं। कॉलेज में उसने गलत दोस्तियाँ ख़त्म कर दी और सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देने लगी। और हंसा भी अब उसका ज़्यादा ख्याल रखता, हर रोज़ उसे कॉलेज छोड़ने जाता और शाम को खुद लेने आता। दोनों साथ वक्त गुजारते, बातें करते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। चंद माह गुजर गए। ईज़ल की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। उसके और अरहान के दरमियान रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। एक दिन जब अरहान शाह ऑफिस से घर आया तो ईज़ल किचन में खाना बना रही थी। अरहान, आज अम्मी का फोन आया था। ईज़ल ने कहा। क्या कह रही थी? अरहान ने पानी का ग्लास लेते पूछा। वो कह रही थी कि बहुत दिन हो गया गाँव गाँव हूँ, उनका दिल तड़प रहा है हम दोनों से मिलने को। ईज़ल ने कहा। अरहान शाह ने सोचा, वाकई काफी अरसा हो गया गाँव गए हुए। ठीक है, अगले हफ्ते छुट्टी लेकर चलते हैं, उसने फैसला किया। ईज़ल का चेहरा एक लम्हे के लिए बदल गया। उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। क्या हुआ, खुश नहीं हो? और हंसा ने उसके चेहरे के तासुरात देखकर पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस। इजल ने झट से कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ घबराहट थी। सच बताओ, क्या बात है? और हंसा ने उसके करीब आते हुए पूछा। इजल ने सर झुका लिया। मैं मैं डर रही हूँ, उसने आहिस्ते से कहा। किस बात से? मैं डर रही हूँ कि कहीं अब वहां जाकर अम्मी अबू को मेरी मेरी गलतियों के बारे में ना बता दे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझसे नाराज हो जाएंगे, शायद मुझे अपनाना ही छोड़ दे। और हंसा ने फौरन से उसे अपनी बाहों में ले लिया। इज्जत, देखो मेरी तरफ। उसने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जो हुआ सो हुआ, वो माजी है। मैं अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताऊंगा। ये हमारे दरमियान की बात है और हमारे दरमियान ही रहेगी, समझी? वाकई? इजल ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। वाकई। और हंसा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। लेकिन फिर भी जब अगले जुम्मे को दोनों गांव के लिए निकले तो इजल के दिल में बेचैनी थी। रास्ते भर वो खामोश रही। क्या सोच रही हो? और हंसा ने ड्राइविंग करते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही। इजल ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। और हंसा समझ गया कि वो अभी भी फिक्रमंद है। उसने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा। इजल, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं करूँ बताऊंगा, तुम मुझ पर भरोसा करो। शाम को जब वो गाँव पहुंचे तो अम्मी दरवाजे पर खड़े उनका इंतजार कर रही थी। आगे मेरे बच्चे। अम्मी ने दोनों को गले लगाया। इजल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डर रही थी कि कहीं अम्मी को कुछ पता ही ना चल जाए। अम्मी ने उससे पूछा तो सिर्फ मुस्कुरा सकी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, उसने धीमी आवाज में कहा। अबू भी बाहर आ गए। आओ बेटा, आओ, कैसे हो?
انہوں نے orhan شاہ کو گلے لگایا. اندر آ کر سب بیٹھ گئے. امی نے چائے بنوائی اور ساتھ گرم پکوڑے بھی آئے. تو بیٹا شہر میں کیسا چل رہا ہے سب؟ ابو نے پوچھا. سب اچھا ہے الحمدللہ. آفس بھی اچھا چل رہا ہے. orhan شاہ نے بتایا. اور ہماری بیٹی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ امی نے ایزل سے پوچھا. ایزل نے گھبراہٹ میں orhan شاہ کی طرف دیکھا. orhan شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا بہت اچھی ہوئی. اس نے اپنے امتحان میں اے گریڈ دیا ہے ماشاءاللہ. واقعی؟ امی نے خوش ہو کر پوچھا. ہاں امی ایزل بہت محنت سے پڑھ رہی ہے. orhan شاہ نے کہا اور ایزل کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری. ایزل کو تھوڑا سکون ملا. ماشاءاللہ بہت خوب بیٹا. امی نے ایزل کو دعائیں دی. اللہ تمہیں کامیاب کرے. کھانے کے وقت پورا خاندان اکٹھا ہوا. orhan شاہ کے چچا چاچی اور ان کے بچے بھی آ گئے. بیٹا تم دونوں بہت خوش لگ رہے ہو. چچی نے کہا. اللہ کا شکر ہے چچی. orhan شاہ نے جواب دیا. orhan یہ تو بتاؤ ہماری بہو کا خیال اچھے سے رکھ رہے ہو نا؟ چچا نے مذاق میں پوچھا. بالکل چچا ایزل میری ذمہ داری ہے. orhan شاہ نے سنجیدگی سے کہا. ایزل نے شرماتے ہوئے سر جھکا دیا. رات کو جب کھانا ختم ہوا اور سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو ایزل امی کے کمرے میں آئی. بیٹا خوش ہو نا؟ انہوں نے پوچھا. ایزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جی امی بہت خوش ہوں. orhan بہت اچھے ہیں. وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں. اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے. امی نے دعا دی اور ایزل کے سر پر ہاتھ پھیرا. امی ایزل نے ہچکچاتے ہوئے کہا. کیا بات ہے بیٹا؟ اگر اگر میں کوئی غلطی کر بیٹھوں تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ ایزل نے آہستگی سے پوچھا. امی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. بس اہم یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی مان لیں اور اسے دہرائے نہیں. ہاں ماں کی دعائیں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے امی سے لپٹ کر زور سے رونا شروع کر دیا. امی مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی لیکن orhan نے مجھے معاف کر دیا. انہوں نے مجھے سنبھالا اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. امی نے اسے تسلی دی. بس بیٹا رونا بند کرو. اللہ نے تمہیں ایک اچھا شوہر دیا ہے. اس کی قدر کرو اور اسے ہمیشہ اس کی وفادار رہو. اگلے دن دوپہر کو جب orhan شاہ اور ایزل واپسی کے لیے تیار ہو رہے تھے تو امی نے ایزل کو الگ بلایا. بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دونوں میں بہت محبت ہے. اللہ اسے برقرار رکھے. لیکن یاد رکھنا شادی صرف محبت سے نہیں چلتی. اس میں وفاداری ایمانداری اور سمجھداری بھی چاہیے. جی امی میں سمجھ گئی. ایزل نے سر جھکاتے ہوئے کہا. شام کو جب وہ واپس شہر پہنچے تو ایزل بہت خوش تھی. شکر ہے آپ نے امی ابو کو کچھ نہیں بتایا. اسے راحت کی سانس دیتے ہوئے کہا. میں نے کہا تھا نا میں کچھ نہیں بتاؤں گا. orhan شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن ایزل یہ اعتماد برقرار رکھنا ہے. سمجھی؟ جی میں سمجھ گئی. ایزل نے وعدہ کیا. رات کو کھانے کے بعد جب وہ دونوں اپنے کمرے میں تھے تو orhan شاہ نے ایزل کو اپنی طرف کھینچا. آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اسے اس کے کان میں کہا. ایزل کے گال سرخ ہو گئے. orhan اسے شرماتے ہوئے کہا. کیا؟ orhan شاہ نے شرارت سے پوچھا. کچھ نہیں. ایزل نے سر جھکا لیا. orhan شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں دیا. ایزل میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اسے سنجیدگی سے کہا. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ہمیشہ یہ محبت اور اعتماد برقرار رہے. میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. ایزل نے پہلی بار اتنی صفائی سے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی. orhan شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. میں جانتا ہوں اس نے آہستگی سے کہا. پھر اس نے اسے اپنے سے تھوڑا دور کیا. اس کی آنکھوں میں دیکھا. آج آج میں تمہیں محبت سے دکھانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کتنی ہے وہ. اس نے نرمی سے کہا. ایزل سمجھ کی کیوں کیا کہنا چاہ رہا. اسے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا. orhan شاہ نے آہستگی سے اسے بیڈ کی طرف لے جایا. ایزل نے اطمینان بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلایا. orhan شاہ نے کمرے کی لائٹ دھیمی کر دی اور ایزل کے پاس آ گیا. ڈرو نہیں. اس نے اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا. میں تمہارا خیال رکھوں گا. وہ رات دونوں کے لیے بہت خاص تھی. orhan شاہ نے ایزل کے ساتھ بہت نرمی اور محبت سے پیش آیا. اس نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی بلکہ یہ ہر لمحے اس کا خیال رکھا. ایزل کو پہلی بار محسوس ہوا کہ orhan شاہ سے اس کا رشتہ کتنا خوبصورت اور مقدس ہے.